हे एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग फाइन। ये बीटीटीएच फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 523 है और इसमें हमें एक नई होली फ्लेम के बारे में मालूम पड़ने वाला है। अगर आपने पिछला पार्ट देखा है तो समझ चुके होंगे कि जियान इमोर्टल रियम में पहुंच चुका था। हमें इमोर्टल रियम का एक स्ट्रक्चर भी बताया गया था। बेसिकली इमोर्टल रियम में 3 हेवंस होते हैं और इन तीनों में से एक था फेरी वंडरलैंड। फेरी हेवन की फेरी याओची जियान और एक व्यक्ति जिसका नाम डेनचेंग था उसे लेने आई थी। अब वैसे ही क्या इमरजेंसी पड़ गई है, चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। इमोर्टल रियम के तीनों हेवंस काफी वास्ट यानी कि बड़े बड़े थे। इनमें भी याओची वंडरलैंड ये सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कहा जाता है। इसकी लोकेशन टावरिंग क्लाउड पैराडाइज की गहराई में होती है जो उसे दूर और लुभावना बनाता है। फिर याओची की गाइडेंस में वो चैन लुआन इमोर्टल बीस्ट टेरिफाइंग स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। ये तीनों को याओची इमोर्टल रियम के अंदर करीब एक दिन के समय पहुंचा देता है। जियान की नजरों के सामने आई थी एक स्नो वाइट दुनिया। ऊपर अनंत आसमान में वो इनॉर्मस चैन लुआन इमोर्टल बीस्ट इन तीनों फिगर्स को लेके बादलों की परतों के नीचे उतरता है। कानों में शुआ शुआ की आवाजें जाती हैं। कई और मिनट्स के बाद ये फाइनली कुछ इमारतों के सामने पहुंचे होते हैं। ये बेसिकली एंशिएंट सी देखने वाली बिल्डिंग्स का क्लस्टर था। इनके पास से खड़े होकर जहां तक देखा जाए वहां पर्वतों की श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं और इनके बीच में बहती हैं कई सारी झीलें। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ खुद 9 हेवंस जैसे लगते हैं जिनमें छिपी रहती है एक अजीब सी शांति। खासकर वो सामने का मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स जो कि पहाड़ों और झीलों के बीच में बसा हुआ था। ये याओची वंडरलैंड के हेडक्वार्टर्स होते हैं। अगर इस मंजर को बताया जाए तो नीचे एक जेड पूल यानी कि तालाब जैसा था जिसके ऊपर कई किले यानी कि पैलेसेस फ्लोट कर रहे होते हैं। हमें इन पे कई बड़े बड़े क्रिस्टल स्टोन्स भी दिखाई दिए थे, बिल्कुल पैने हैमर्स की तरह। ये ना शानदार कलर्स दे रहे होते हैं और ऊपर से नीचे देखने वो झील का पानी बिल्कुल शीशे जैसा साफ लगता है। कानों में लगातार लिंगुइन बेल की आवाजें जाती हैं। कि वंडरलैंड में जो एक्सट्रीमली प्योर और कंडेंस एनर्जी मौजूद होती है उससे तो ऐसा लगता है कि दिन और रात हेवन और अर्थ के एसेंस को ऑब्जॉर्व करता रहता हो। हालांकि ऑथर ने तारीफें तो बहुत की है लेकिन तुम्हारा भाई बस ये कह सकता था कि ये जगह एक ट्रू इमोर्टल पैराडाइज जैसी थी। सामने की इन पैलेसेस को देख के फिर याओची एक्सप्लेन करती ये है याओची वंडरलैंड और इन पत्थरों को लिंगुइन बेल स्टोन्स कहा जाता है। आप दोनों बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये हेवन और अर्थ के एसेंस को कंटिन्यूअसली ऑब्जॉर्व करते रहते हैं। नीचे मौजूद तालाब की हर एक बूंद ये 100 सालों की कंडेंस एनर्जी से बनती है। अनंत समय की फिल्ट्रेशन और रिफाइनमेंट के बाद आज का जेट पूल इतना प्योर और फ्लॉलेस हो पाया है। वो बताते हैं कि एंशिएंट टाइम से हेवली वाटर के पास क्लेंजिंग और टेम्परिंग प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और क्योंकि पूरी याओची वंडरलैंड में फैला हुआ है इस जगह पे कोई भी इविल पावर कदम भी नहीं रख सकते। जियान नोट करता है वो इस दुनिया की क्लियर एटमोस्फेयर और एंशिएंट ऑरे को अच्छे सेंस कर पा रहा था। वो हल्के से बोलता है मेरी बॉडी के अंदर होली फ्लेम ने उस डेवल पावर को यहाँ पे आके कम्प्लीटली सप्रेस कर लिया है। वो फिर याओची बोलती है लेट्स गो। सिंटेस आप दोनों का लंबे समय से इंतजार कर रही है। इन शब्दों पे तीनों लाइट रेज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जो चले गए थे जेडपूल टेम्पल के अंदर। वहीं पे जियान के बगल में उड़ने वाला डेंचन अपने सर को लाके बोलता है लगता है इनवाइट होने वाले बस हम ही नहीं है। बट ये बहुत अजीब है। याओची वंडरलैंड तो हमेशा से दुनिया से अलग रहा है, फिर इतने सारे एल्केमिस्ट को यहाँ पे क्यों बुला रहे हैं। वो जेडपूल पहले से एक अलग ही रोशनी से भरा हुआ था। इसके अंदर इमोर्टल क्रेन्स और स्पिरिचुअल बीस्ट बड़ी आसानी से घूमते रहते हैं जैसे इनके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। ये लाइफ और नेचर की बीच की परफेक्ट हार्मनी का सबूत है। मेन हॉल का दरवाजा हल्के से खुलता है, गूंजती है स्क्वीक की साउंड। अंदर 2 सफेद चेहरे वाले ओल्ड मैन ऑलरेडी खड़े होते हैं। अब सबके आ जाने के बाद हॉल बिल्कुल साइलेंट पड़ गया था। जन सिंपली अपनी आंखों को बंद करके आराम करता है। वहीं फेरी याओची वो साइड में खड़े होकर किसी का इंतजार करने लगी थी। तभी एक ओल्ड मैन कहता है ही फेरी याओची हम जानते हैं कि उस इंसिडेंट की वजह से आप काफी एंग्शियस हो लेकिन मेडिसिनल रिफाइनमेंट में कोई जल्दबाजी नहीं करी जा सकती। इन जूनियर्स को रैंडमली इनवाइट करना चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देगा। दोनों बुड्ढे एक दूसरे की आंखों में देखे फिर जियान को घूरने लगे थे और दूसरा वाला डेंचेन को ऐसा लगता है एक ही नजर में जियान की कैपेबिलिटीज को अच्छे से जज कर पा रहे हो। इनके चेहरे पे डिस्डेन दिखाई देता है। ये दोनों बुड्ढे भी रीइंकार्नेशन रैंक के थे, हालांकि इनकी स्ट्रेंथ इतनी एक्सेप्शनल नहीं होती लेकिन ये जेन्युइन 8th रैंक होली ग्रेड के एल्केमिस्ट होते हैं जो हजारों सालों से पिल्स को रिफाइन करते आ रहे हैं। नेचुरली इन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था कि आंखों में टेंशन और जियान अब भी अनक्वालिफाइड है। जियान हल्का सा कदम आगे बढ़ के रिप्लाई करता है हाँ इन सीनियर ने जो भी कहा है वो बिल्कुल रीजनेबल है लेकिन एल्केमी के पाथ में यंग और ओल्ड के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। मुझे लगता है इसके बारे में दोनों सीनियर्स और भी अच्छे से जानते होंगे। ये सुन के व्हाइट और ओल्ड मैन तुरंत ही गुस्सा हो जाता है। इफ
फ्यूरियस धाड़ के बोलता है, तू कौन है लड़के? जब ये ओल्ड मैन पिल को रिफाइन कर रहा था तो शायद तब तेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये दोनों बुड्ढे वैसे भी नीचे से घमंडी थे। जियान के शब्दों को सुनकर उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। फाइनली जियान ने अपनी हल्की सी आंखें खोली थी। कानों में जाती है एक वैंग की आवाज। उसके शरीर को सेंटर बना के फैलती एक इनविजिबल रिपल जैसे कोई सैलाब हो। पूरा हॉल थरथराने लगा था। अगर यह जानबूझ के जियान अपने आप को रिस्ट्रेन नहीं कर रहा होता तो इन दोनों बुड्ढों की जानें ऑलरेडी डेंजर में होती, क्योंकि अब उसकी सोल पावर पहले ऐसी नहीं रही है। और जब उसे वो दोनों ओल्ड मैन सेंस करते हैं, इनके एक्सप्रेशन ड्रामेटिकली चेंज होते हैं। इनकी आईब्रोज बार बार ट्विच होती हैं। एज अ एल्केमिस्ट इनकी ऐसी कभी बेइज्जती नहीं हुई थी। वही भी ये सब हो जाने के बाद भी फेरी याओची अपनी आंखें नहीं खोलती। वो क्लियरली यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह से दोनों बुड्ढे बस दांती मीचते रह जाते हैं। लेकिन लगता है एक बुड्ढे को ज्यादा ही चुलती। उसकी हथेली खुलती है, कंडेंस होता है एक शॉर्ट एनर्जी ब्लेड। हवा में बस एक जूइंग की साउंड रह जाती है। ये जियान के गले की तरफ बढ़ गया था। ये ऊर्जा से बना हुआ खंजर रेजर शार्प होता है, जैसे हल्के से स्विंग पे किसी की गर्दन को उड़ा सकता हो। अपनी तरफ आते हुए अटैक को सेंस करके जियान बोलता है, सीनियर अगर आप अभी अपियर नहीं होना चाहते हो तो लगता है यहाँ पे खून खराब हो जाएगा। वैसे ही बुड्ढा बस 8th ग्रेड अर्थ रैंक का एल्केमिस्ट है। मुझे लगता है इसे खत्म करना आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। तो जियान की आवाज काम थी, लेकिन इसमें एक इरेस्टिबल अथॉरिटी होती है। साथ में सेकंड रिइंकार्नेशन रैंक के पावर हाउस का प्रेशर बिना हेजिटेशन के रप्ट होता है और थ्रम थ्रम के साउंड गूंजते हैं। लेकिन तभी हॉल में फैली थी हल्की सी फ्रेग्रेंस और एक जेंटल आवाज कहती, एंडलेस फायर टेरिटरी के लॉर्ड, आप सच में अपने नाम के वर्दी हो। नहीं, आपके बारे में रूमर्स तो बहुत कम कहते हैं, आप तारीफों के भी आगे हो। फाइनली मौजूदगी में एक पतली सी वुमन आई थी जिसने हरे रंग की रोज पहन रखी होती है, जैसे कोई कमल पानी से निकल रहा हो। आगे बढ़ने वाला बुड्ढा जब इस फिगर को देखता है वो तुरंत ही बर्फ की तरह जम जाता है। वो शौक के साथ बोलता है, याओची वंडरलैंड इमोर्टल एनबॉय याओजू। ऑफ कोर्स दूसरे वाले ओल्ड मैन की भी हालत ऐसी होती है। इस अपीयर होने वाली वुमन के आसपास कोई भी एनर्जी फ्लक्चुएशंस नहीं होती। ये दोनों जानते थे कि इमोर्टल एनबॉय याओजू वो लेडी याओची की राइट हैंड है। उसकी स्ट्रेंथ अनफेथेमेबल है। याओजू इंडिफरेंट आवाज में चेतावनी देती है कि लेडी याओची ने आप सबको यहाँ पे लड़ाई के लिए नहीं बुलाया। ये याओची इमोर्टल रियल में, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों अपने आप को कंट्रोल में रखोगे। ये सुन के दोनों के दोनों बुड्ढे अपने सिर को झुका के चुपचाप हो जाते हैं। वहीं पर डेंचिन जाने की तरफ नोट करता है और सामने की तरफ हाथ कब करके बोलता है, सीनियर क्योंकि हमें यहाँ पे ऐसे अर्जेंटली इनवाइट किया गया है, इसका कोई रीजन होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे डाउट्स को क्लियर करोगी। इमोर्टल एनवॉय याओजू की नजरें फिर याओची की तरफ जाती हैं। हम पहली बार उनकी आंखों में एक चिंता को देख सकते हैं। वो फिर नोट करके बोलती हैं, एवरीवन, मुझे लगता है आपने ग्रेट 1000 वर्ल्ड की होली फ्लेम रैंकिंग के बारे में तो सुनना ही होगा। इन शब्दों से सबसे ज्यादा आंखें जिसकी खुलती हैं वो ऑफ कोर्स जियान होता है। वो कहता है, प्लीज बताइए। याओजू एक्सप्लेन करते हैं कि इस बार आप चारों को यहाँ पे इनवाइट किया गया है और इसका कारण है होली फ्लेम लिस्ट की 26th होली फ्लेम के इशू को रिजोल्व करना, जिसे हम प्योर स्पिरिट इमोर्टल फ्लेम के नाम से जानते हैं। ये शब्द काफी कैजुअल थे, लेकिन चारों के दिमाग में बिल्कुल थंडर की तरह फट जाते हैं। डेंचेन जो कि साइड में खड़ा हुआ था वो इन शब्दों को सुन के स्टार्टल्ड हो गया था। वो दोहराता है, होली फ्लेम लिस्ट 26 फ्लेम, प्योर स्पिरिट इमोर्टल फ्लेम। हालांकि इस होली फ्लेम की रैंक बहुत हाई नहीं होती है, लेकिन अगर इसे याओची वंडरलैंड की कोई सीक्रेट टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये कई मिरेकुलर इफेक्ट्स को दिखा सकती थी। वो सामने खड़ा बुड्ढा भी कांपती हुई आवाज में कहता है कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से होली फ्लेम बिल्कुल कमजोर नहीं है। बात ऐसी है कि उस ग्रेट वॉर के बाद ही कम्प्लीटली गायब हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि याओची वंडरलैंड में छिपी होगी। हालांकि उसका दिल डिजायर से भरा हुआ था, लेकिन वो अपने चेहरे पे लालच को बिल्कुल जाया नहीं करता। वो जानता था कि याओची वंडरलैंड कैसा एग्जिस्टेंस है। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में हजारों रूमर्स फैले हुए हैं। कहा जाता है कि याओची वंडरलैंड की मास्टर लेडी याओची एक बार इमोर्टल वर्ल्ड की सेंटर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर थी। फिर उन्होंने उस फोर्स से अलग होके अकेले याओची वंडरलैंड को स्थापित किया। बस इससे ही पता लगाया सकता है कि याओची वंडरलैंड की ओवरऑल स्ट्रेंथ ये 5 एल्फ ट्राइब या उससे भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट रोड ओल्ड मैन के पीछे की स्ट्रेंथ हल्की हो, लेकिन तब भी ग्रेट 1000 वर्ल्ड की पीक लेवल की फोर्सेस से ये चाय कम पानी थे। जब तक ये बिल्कुल मूर्ख नहीं हुआ, इसकी याओची पैलेस के अंदर लालच दिखाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने एल्केमिस्ट होने का प्राइड भी कुछ नहीं है। वहीं पे जियान दिल में बोलता है, पर्पल स्पिरिट इमोर्टल फ्लेम। आंखें तो उसकी भी बिल्कुल ग्रीड शो नहीं करती हैं। अभी के जियान के लिए बस टॉप 6 रैंक की होली फ्लेम को ऑब्जर्व करना ही एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ में बूस्ट दे सकता है। बाकी की फ्लेम्स बस कुछ इंप्रूवमेंट को देंगी। ये सच था कि हर एक होली फ्लेम के पास अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, पर उसकी कल्टीवेशन नॉर्मल लिमिट से ऑलरेडी ऊपर जा चुकी थी। तब भी ऐसी बात
बात नहीं होती कि जियान बिल्कुल क्यूरियस ना हो। वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका था कि इस तरीके से दुखी कॉन्टिनेंट में इस तरीके की हेवी फ्लेम्स को कंबाइन करके वो 2 एम्परर बनाता। अगर ऐसा ना होता तो उसके सामने दूधी का रास्ता कभी ना खुलता। 1000 वर्ल्ड में टोटल 36 होली फ्लेम्स होती हैं, जिनमें से हर एक उसकी एम्पर फ्लेम से ज्यादा टायरेनिकल है, लेकिन तब भी इन सबको अकेले सॉल्व करने की जियान की भी हिम्मत नहीं होती है। हालांकि फेंजू टेरिफाइंग होता है, लेकिन उसे हमेशा से महसूस होता है कि ये भी उन 36 होली फ्लेम्स के फ्यूजन को संभाल नहीं पाएगा, और ऐसा विचार उसे और भी गहरी सोच में डाल देता है। जियान सोचता है कि सेकंड रैंक की होली फ्लेम कैसा डिवाइन एग्जिस्टेंस होगा और कैसी आर्टिफैक्ट होगी वो नंबर 1 होली फ्लेम, जिसे आज तक कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर कोई भी ऐसी पावर को हासिल कर पाता है तो शायद पूरे रिइंकार्नेशन रियम को पीछे छोड़ना बिल्कुल एफर्टलेस होगा। पर वो लेजेंडरी 2 गॉड का रियम भी ये अनरीचेबल नहीं रहेगा। जब जियान के दिमाग में थॉट आ रहे होते हैं, इमोर्टल एनवॉय याओजू हल्की आवाज में कहती है, याओलिंग इन्हें बताओ क्या हुआ। अपने सामने चारों के स्टंट एक्सप्रेशंस को देख के वो समझ जाती है। फिर याओची की तरफ देख के हल्का सा नॉड करती है। नॉड फिर याओची ने भी किया था। उनका हाथ ऊपर उठता है। फाइनली चेहरे से वो वेल हटती है, जैसे वो ट्रू अपीयरेंस सबके सामने आई थी। अब तक हम जिन्हें याओची फेरी बोल रहे हैं, उस फिगर का रियल नाम होता है याओलिंग। कंधे से नीचे गिरने वाले लंबे काले बाल और उसकी ब्यूटी बिल्कुल डेलिकेट और प्योर होती है। त्वचा बिल्कुल जेड की तरह साफ, जैसे हल्का सा पिंच करने से इसमें से पानी निकाला जा सकता हो। अभी याओलिंग की ग्रीन ड्रेस भी लाइट ब्लू ड्रेस में बदल गई होती है, जो उसके ग्रेसफुल फिगर को और भी अच्छे से सपोर्ट करती है। लेकिन ऐसी स्पेशल ब्यूटी के बाद भी अभी उसके चेहरे के रंग बिल्कुल सही नहीं होते। उसकी आंखों से कमजोरी महसूस करी जा सकती थी। टाइम टू टाइम उसकी बॉडी से हल्की सी हरे रंग की फ्लेम्स निकलती हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में टर्कोइज कलर के नाम से जानते हैं। वो याओलिंग इससे पहले अपनी सिचुएशन को बता ही पाती, जन एक ही बार में उसकी कंडीशन को समझ जाता है। उसे रिला के बोलता है, तो ऐसी बात है, तुम होली फ्लेम के द्वारा डिवावर कर ली गई हो। उसके शब्द कैजुअल लेकिन पहने थे। होली फ्लेम हेवन और अर्थ के ट्रायर्स होते हैं, और इन्हें डिवावर करने के लिए बस स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि उन लाखों हर्ब्स की जरूरत होती है जो सोलिंग प्रोसेस को सपोर्ट कर सके। और ये जियान खुद होली फ्लेम्स को डिवावर करके एक्सपीरियंस कर चुका था। याओलिंग की कंडीशन क्लियरली बता रही है कि वो फ्लेम को ऑब्जर्व करने में फेल हो गई है। फिर क्या बैकलैश का सामना करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से शरीर में गहरी इंजरी छिपी रह गई होंगी। ये एक्सट्रीमली डेंजरस कंडीशन है। जियान की आंखों के आत्मविश्वास को देख के इमोर्टल एनवॉय याओजू की आंखें सरप्राइज से भर जाती हैं। वो कहती हैं, ओह, याओलिंग की कंडीशन को बस उस हल्के से और से सेंस कर लेना। ये एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। नोट करके बोलती है, जैसा तुमने कहा, याओलिंग को ये इंजरीज होली फ्लेम के द्वारा दी गई हैं। उसने जल्दबाजी में होली फ्लेम को सॉल्व करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से बैकलैश का सामना करना पड़ा, और इसकी वजह से वो सालों से दिनों रात सफर कर रही है। आप चारों 8th रैंक होली ग्रेड एल्केमिस्ट हो। आई वंडर इस परेशानी को खत्म करने के लिए किसी के पास कोई मेथड्स हैं? चिंता मत करो, आप सफल हो या फिर असफल, याओची वंडरलैंड आपको इसका पूरा मुआवजा देगा और आपके इस फेवर को भी भुलाया नहीं जाएगा। जब इस हॉल में शब्द गूंजते हैं या मौजूद सबके एक्सप्रेशन सीरियस हो गए थे, वहीं पे याओलिंग की नजरें टिकी होती हैं जियान के ऊपर। इन नजरों में कुछ ऐसा जादू होता है कि अगर किसी का खुद के ऊपर शानदार कंट्रोल नहीं हुआ तो शायद इनके सामने वो अपने आप को खो बैठेगा। लेकिन जियान इस पर ध्यान न देते हुए गहरी सांस लेता है। वो फाइनली बोलते हैं, हाँ, एक मेथड तो है, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं है। इस ट्रीटमेंट को करने के लिए हमें अच्छे से डायग्नोसिस करना होगा। हालांकि जियान एक्शन लेने के लिए तैयार था, लेकिन सामने खड़े बुड्ढों की आंखों में ग्रीडीनेस दिखाई देती है। इसकी वजह से जियान थोड़ा हिचकिचा रहा था, और जैसा उसने सोचा होता है वैसा होता भी है। वो काले और सफेद वेशभूषा में बुड्ढे साथ में बोलते हैं, हम इमोर्टल एनवॉय, आपको ऐसे किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। होली फ्लेम की बैकलैश कोई छोटा मामला नहीं है, इसलिए पहले हमें एग्जामिन करने दीजिए, हम फिर सही ट्रीटमेंट को डिटरमाइन करेंगे। जियान इनसे बहस नहीं करता, वो सिंपली साइड में हट के बोलता है, प्लीज। वो जानता था कि इन जैसे लोग होली फ्लेम की बैकलैश को रिजॉल्व बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वैसे भी जियान के लिए इन दोनों बुड्ढों का वजूद ये तो भिन भिनाती हुई मक्खियों से ज्यादा नहीं था। याओलिंग भी नोट करके बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मैं आप तीनों को परेशान करना चाहूंगी। वो आगे बढ़ के अपनी बॉडी की कंडीशन को अच्छे से एक्सप्लेन करने लगी थी। वही भी इमोर्टल याओजू जियान को ध्यान से देख रही थी। चेहरे पे हल्की सी स्माइल दिखाई देती है। वो मनी मन में कहती है, लड़का काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। धीरे धीरे समय निकलने लगा था। वो ब्लैक एंड व्हाइट ओल्ड मैन साथ में डैन चैन, एक सेकंड के साथ इनके एक्सप्रेशन टेंस हुए थे, फिर इनके हावा बहुत ही गंदे होते जाते हैं। और होली फ्लेम की रैंक बस 26 पे ही है, लेकिन याओची वंडरलैंड की नरिशमेंट की वजह से इसकी पावर बहुत टेरिफाइंग हो चुकी है। और मिनट्स बीत जाते हैं। फाइनली तीनों में से एक एडमिट करता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरे वाले बुड्ढे के भी एक्सप्रेशन कुछ ऐसे ही थे।
जियान भी अपनी आंखें खोलता है और पूछता है क्या हुआ। ये सुन के दोनों बुड्ढे फिर से उबलने लगते हैं, लेकिन जियान सिर हिला के बोलता है क्योंकि आप दोनों से ट्रीट नहीं कर सकते तो प्लीज साइड में हटिए। इन छिपी हुई चोटों को हील करने के मेरे अपने मेथड्स हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसे और लोग ऑब्जर्व करें। वो अपनी सोल पावर से याओलिंग की बॉडी को हल्का सा चेक करता है। दूसरी तरफ इमोर्टल याओजू कहती हैं गार्ड्स। न जाने कहां से कई ब्लैक शर्ट गार्ड्स अपीयर हुए थे। वो ऑर्डर देती इन तीनों एल्डर्स को लेके बाहर जाओ, उनकी कोई भी रीजनेबल रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जाए। कुछ समय के बाद ये हॉल फाइनली साइलेंट पड़ चुका था। इमोर्टल याओजू की नजरें वापस जाती हैं जियान के ऊपर। वो सॉफ्टली कहती हैं लिटिल वन, तो क्या अब हम शुरू कर सकते हैं। जियान भी एक्सेल करके बोलते सीनियर, आपने मेरी बॉडी के अंदर होली फ्लेम को ऑलरेडी सेंस कर लिया होगा। इतना कह के जियान के चेहरे पे अपीयर होती हल्की सी स्माइल। वो आगे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता यह याओची वंडरलैंड पूरी तरह से सिंसियर हो रहा है। जब वे शब्द फेरी याओलिंग के कानों में जाते हैं उसके चेहरे के रंग और उतर जाते हैं। अभी इवन इमोर्टल याओजू के चेहरे पे भी एक रेयर शॉक का एक्सप्रेशन था। कुछ पलों की शांति के बाद इमोर्टल याओजू अपनी कंपोजर पोस्चर को वापस हासिल कर लेती है। वो बहुत से गौर की बोलती है, लिटिल फेलो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। ज्ञान फिर से काम लेकिन मजबूत आवाज में कहता है सीनियर, क्या आप अब भी मुझसे छिपाना चाहते हो। होली फ्लेम की बैकलैश की हिडन इंजरीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। इन्हें जितना लंबा खींचा जाएगा फ्लेम कंट्रोलर के शरीर को उतना ज्यादा डैमेज होगा। और तो और मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से फिर याओलिंग की कंडीशन ये एक बार में क्लियर हो चुकी है। ये होली फ्लेम की कोई सिंपल बैकलैश नहीं है। मेरी एस्टिमेशन के हिसाब से हिडन डैमेज इसलिए पहुंची है क्योंकि उन्होंने फोर्सफुली होली फ्लेम को सॉलो करने की कोशिश की होगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ। इतना बोल के वो याओलिंग की तरफ मुड़ता है जो कि इस पूरे समय के दौरान शांत रही थी। यहाँ याओची वंडरलैंड की तो बातें ही छोड़ो, इवन पूरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में भी शायद कुछ गिने चुने एक आध दो लोग होंगे जो होली फ्लेम के डेंजर्स को जान से ज्यादा जानते हैं। आखिरकार मल्टीपल होली फ्लेम को सॉलो और सबड्यू करना ये उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ था। इमोर्टल याओजू साय करके बोलती एज एक्सपेक्टेड, तुम्हारा होली फ्लेम का परसेप्शन सच में टेरिफाइंग है याओलिंग, क्योंकि लॉर्ड शाओ ने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है तो फिर और छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सब कुछ बताओ। मैं उम्मीद करती हूँ कि लॉर्ड शाओ अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वे इमोर्टल याओजू की आंखों में एडमिरेशन आने लगी थी। जब से याओलिंग ने होली फ्लेम को सॉलो किया होता है उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए न जाने कितने फिगर्स आए थे, बट उनमें से किसी की भी नजरें जियान जितनी शार्प नहीं होती हैं। और तो और पिछले 3 दिनों से ऐसे इंजरीज को हैंडल करने वाला एक ट्रू एक्सपर्ट गायब हो चुका है, जिसकी वजह से मामला और भी खराब होता जा रहा है। लेकिन ये सुन के याओलिंग हेस्टेट करती है। वो कहती है लेकिन इसके पास भी होली फ्लेम है, अगर मेरे ज्यादा करीब आया तो मेरी बॉडी के अंदर की फ्लेम वॉलेंटली रिएक्ट करेगी। मुझे डर है। वो अच्छे से जानती थी कि होली फ्लेम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, खासकर जब उसके अंदर की फ्लेम को पूरी तरह से सबड्यू न किया गया हो। ऑल्दो इमोर्टल याओजू भी काफी अनईजी महसूस कर रही होती है, लेकिन तभी उस स्थिरता के साथ बोलती है डोंट वरी, ये हमारा याओची इमोर्टल रियल्म है। वो जानती थी कि अगर अभी मजबूती नहीं दिखाई गई तो याओलिंग और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। उसकी कल्टिवेशन फाउंडेशन, उसका फ्यूचर, इवन उसकी लाइफ, ये सब चीजें शायद बहुत छोटी रह जाएंगी। इसलिए अब हेस्टेट करने का और टाइम नहीं बचा था। वहीं पे जब जियान इन दोनों को ऐसे बातचीत करते हुए देखता है जैसे इनके आसपास कोई मौजूद ही ना हो, वो बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। लेकिन तब इस बातचीत से उसे बेसिक सिचुएशन समझ में आ गई थी। याओची वंडरलैंड की ओवरऑल स्ट्रेंथ सच में डरावनी है। बात ऐसी भी नहीं थी कि जियान होली फ्लेम को हासिल न करना चाहता हो, बट यहाँ पे ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, फिर चाहे उसके पास डेविल पावर और गॉड स्लेइंग रूलर क्यों ना हो। ऑफ कोर्स एक होली फ्लेम जो कि टॉप 20 के बाहर रैंक करती है वो उसे इतने बड़े रिस्क को लेने पे मजबूर नहीं कर सकती थी। वो थोड़ा खांस के अपने गले को साफ करके बोलता है हालांकि फेरी याओलिंग के अंदर की होली फ्लेम प्रीशियस है, लेकिन मैं खुद कई होली फ्लेम्स को रखता हूँ। अगर फेरी याओलिंग मुझे यहाँ पे अल्टीरियर मोटिव्स के साथ लेके आई होती तो मुझे डर है कि चीजें इतनी सिंपल नहीं होने वाली है। जान को खुद से बड़बड़ाती हुई सुन के दोनों वुमन एक दूसरे को देखती हैं। इमोर्टल याओजू अपने हाथ को घुमाती है जिससे फैलता है एक पीसफुल ऑरा। ये पूरा हॉल एक जेंटल मल्टी कलर रोशनी से भर जाता है। इसी साथ जन की बॉडी की सारी एनर्जी शांत होने लगती है। वहीं भी याओलिंग की आंखों में दिखाई देती है डिटर्मिनेशन। वो अपनी दांती मीस के अपनी ड्रेस के एक हिस्से को पकड़ती है, एक झटके में खींच दिया गया था। तुरंत उसकी पीठ एक्सपोज हो जाती है, कान में जाती है शिश की साउंड। अभी जान की आंखें वॉलेंटली श्रिंक हो गई थी क्योंकि हॉल की उस रंग बिरंगी रोशनी में भी वो हॉरिफाइंग नजारा उसके चिल फैला रहा था। याओलिंग की फ्लॉलेस जेड जैसी पीठ के ऊपर उसके कंधे से जस्ट नीचे एक मुट्ठी के बराबर होल होता है और उसके अंदर गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता है थिक पिच ब्लैक वेनम। बेसिकली ये चीज बिल्कुल पैरासिटिक क्रीचर जैसी लगती है जो उसके मांस में गढ़ी हो, बिल्कुल जिंदा रेंगने वाली और सिनिस्टर।
याओलिंग की त्वचा नेचुरली प्योर और ब्यूटीफुल थी, लेकिन यही चीज उस डार्क हॉलो को और भी ज्यादा शॉकिंग दिखाती है। अभी इमोर्टल याओजू के चेहरे पे कड़वाहट से भरे एक्सप्रेशन मौजूद थे। वो बताते हैं कि घाव प्योर स्पिरिट इमोर्टल फ्लेम की जलने की वजह से फॉर्म हुआ है। ये तब हुआ था जब इस बच्चे के इमोशन अपने कंट्रोल को खो बैठते हैं और इस हॉलो के अंदर मौजूद एक रेमिनेंट इविल शैडो। हालांकि इसकी स्टैंड सेकंड रिइंकार्नेशन के बस पीक पे है, लेकिन ये बहुत चालाक है। अगर मैं फोर्सफुल एक्शन लेती हूँ तो याओलिंग के साथ मरने के लिए तैयार हो जाएगा और इतने सालों के लंबे समय से वो लगातार याओलिंग की फाउंडेशन को डिवावर कर रहा है। यही कारण है जिसकी वजह से हम भी हेल्पलेस हैं। अगर इसे जल्दी रिमूव नहीं किया गया तो मुझे डर है। यहाँ तक बोलते बोलते तो उनकी आवाज भी कांपने लगती है। भी भौंस से कोड के बोलता है सच में ट्रबलसम होने वाला है। कानों में आती एक सिजल पफ की साउंड। हाथ पे हल्का सा ग्लेस फ्लेम का क्लस्टर अपीयर हुआ था। वो जैसे इसे याओलिंग की पीठ की तरफ बढ़ाता है, हम उस लड़की की पूरी बॉडी को ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने आज तक किसी के साथ इतना क्लोज कांटेक्ट नहीं किया होता है, इसलिए उसका शरीर इंस्टिंक्चुअली रिएक्ट कर रहा था। लेकिन जियान यहाँ पे बिल्कुल सीरियस मोड में होता है। उसके पीछे जा रहे शरीर को सपोर्ट करके बोलता है डरो मत, मैं बस उस पैरासाइट की कंडीशन और स्ट्रेंथ को चेक कर रहा हूँ। इशू ऑलरेडी इतना खतरनाक हो चुका होता है कि यहाँ पे एम्ब्रेसमेंट यानी कि शर्म की कोई जगह नहीं होती है। दोनों को बस ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करने की आवश्यकता थी। जब जियान का हाथ उस ब्लैक हॉलो के ऊपर से गुजरता है, गूंजती वैंग बस बस की आवाजें। जियान ने अपने ऑरे को पीक पे पहुंचा दिया था। फिर वो अपनी हथेली को वापस ले लेता है, जिससे याओलिंग की ड्रेस रिस्टोर हो गई थी। इमोर्टल याओजू पूछती है क्या हुआ। जियान ईमानदारी के साथ रिप्लाई करता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रही, लेकिन अगर सीनियर मुझे लैंड ऑफ होली फ्लेम्स तक लेके जा सकती है तो मेरे पास 50% से ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर होती हैं। इमोर्टल याओजू नोट करके बोलती हैं ओके, अगर इस डेंजर को रिमूव किया जा सकता है तो याओची वंडरलैंड लॉर्ड जियान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन जियान को सोच के बोलते अभी ये कहना बहुत जल्दी है। बाय द वे सीनियर जो मेडिसिन मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, इमोर्टल याओजू ही करके बोलती हैं कोई बात नहीं, डोमेन मास्टर शाओ को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। याओची इमोर्टल रिम के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, आपको हर्ब्स चाहे कितनी भी रेयर चाहिए हो, बस उनका नाम बताइए। ये बोलते बोलते उनकी टोन से काफी प्राइड झलक रहा था। जियान अपने हाथ को उठाता है, सामने अपीयर होता है ग्लेस फ्लेम स्क्रोल। इसमें दर्जनों ऑब्सक्योर मेडिसिनल मटेरियल्स के नाम लिखे होते हैं। वो इन सब को ध्यान से देख के बोलता है ये और ये काफी होने चाहिए। इन मटेरियल्स में से अगर कोई भी चीज बाहर ले जाई जाए तो उसे एक प्राइसलेस ट्रेजर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन याओची वंडरलैंड में चीजें आसानी से फुलफिल करी जा सकती थी। हमारा फोकस जाता है याओलिंग की तरफ, जो कि अपने कपड़ों को संभाल के जियान को कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देख रही होती है। हालांकि वो तेज नहीं कहती, लेकिन मनी मन में बोलती है हम सिस्टर याओजी को ऐसा एक्सटॉर्ट करना, अगर तुम फेल हुए तो यू आर डेड, मतलब मौत के लिए तैयार रहो। अब इस लड़की को कौन बताए कि वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर से डील कर रही है। पूरी स्टोरी में सब कोई मर जाएगा लेकिन वो नहीं मर सकता। तो चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में हाईएस्ट ऑर्डर के पी के 2 डीमन से मिलने वाले हैं और साथ में जियान एक चोरी भी करेगा। और पूरा मामला क्या है अगर आप उसे आज ही जानना चाहते हो तो फिर मेंबरशिप के अर्ली एक्सेस वीडियो शाम को रिलीज होते हैं। आप प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन के उन्हें एंजॉय कर सकते हो। और इनमें से भी जो हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्प या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। वैसे आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन, और क्या ये आर्क आपको एक्साइट कर रहा है हमें इसके बारे में भी जरूर बताना। तब तक के लिए दिस इज गुड बाय।